जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ग्राहम स्मिथ प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं। और रियल मैट्रिक्स पी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें रियल मैट्रिक्स का मतलब है उसकी एंट्रीज रियल नंबर है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। इज़ ऑर्थोगोनल इफ़ पी इज़ नॉन सिंगुलर, अगर के पी जो है वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता, अदर देन ज़ीरो आता है। ठीक है, एंड ये उसकी कंडीशन है कि अगर हम पी का इन्वर्स निकाल लें और पी का ट्रांसपोज निकाल लें और वो दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे कि पी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, यहाँ ये हो जाए। ठीक है, पी को पी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या पी के ट्रांसपोज को पी से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का आंसर बेसिकली आई आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप पी के ट्रांसपोज की जगह पी इन्वर्स पुट कर दें ना यहाँ पे, तो आपको पता है पी एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हाँ कहेंगे कि हमारा गिवन मैट्रिक्स पी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट है, पहले मैं उस रिजल्ट की मदद से आपको थोड़ा सा एक चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। वो कहता है कि लेट पी बी ए रियल मैट्रिक्स, हमारे पास पी एक रियल मैट्रिक्स है, देन द फॉलोइंग आर इक्वलेंट। जो हम ये चीज़ें हैं ना, ये तीनों वो कहता है कंडीशंस जो है ना वो इक्वल ही हैं। ठीक है, इक्वलेंट है तीनों कंडीशंस। वो कहता है अगर पी ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है का मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो कहता है कि द रोज ऑफ पी फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो मतलब इसकी जो रोज़ होंगी ना, पी की जो रोज़ होंगी, जो मैट्रिक्स पी है उसकी रोज़ कौन सा बनाएंगी, ऑर्थोनॉर्मल। एक ऑर्थोगोनल हमने पीछे पढ़ा था और एक ऑर्थो नॉर्मल पढ़ा था, तो ये ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाएगा। मतलब कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे ये कहा गया है कि वो मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी रोज़ जो है वो कौन सा सेट बना रही हैं, ऑर्थो नॉर्मल। सिमिलरली वो कहता है कॉलम्स ऑफ पी फॉर्म ऑर्थो नॉर्मल सेट, मतलब कि जो कॉलम है वो भी क्या बनाएंगी आपके पास, ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाएंगी। ठीक है, और ये इसने इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, दिस थ्योरम इज़ ट्रू ओनली यूजिंग यूजुअल इनर प्रोडक्ट। मतलब कि हम जो यूजुअल इनर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स की डोर प्रोडक्ट की तौर पे हम ले रहे थे। ठीक है, तो वो कहता है यूजुअल प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो ये चीज़ होल्ड करती है, लेकिन अगर वो कोई और उसने प्रोडक्ट डिफाइन कर दी तो उसके लिए ये थ्योरम होल्ड नहीं करता। ठीक हो गया स्टूडेंट। यूजुअल प्रोडक्ट का मतलब है आपने उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर ये दे देता है, ये पी है। ठीक है, द रोज ऑफ पी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड आर यूनिट नॉर्मल। अब ये देखें, इसके अगर हम देखें तो ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। ऑर्थोगोनल चेक करना है, रोज हैं, ये एक R1 है, ये एक R2 है, R3 है। ठीक है, पहली वाली R1 है। अब R1 और R2 का डॉट प्रोडक्ट निकालें ज़रा, इसका और इसका निकालेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ही मल्टीप्लाई होता है ना। चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मेरे पास जो R1 है वो, उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लूँ तो वो मेरे पास बेसिकली ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ठीक है, और जो मेरे पास V2 है वो है 0 -1/√2, 1/√2, जबकि V3 जो है वो है 2/√6 -1/√6 -1/√6। ये तीन मेरे पास बेसिकली जो थे ना वेक्टर्स, उनको ये जो हैं इनको रोज़ को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये रोज़ आ गई वेक्टर फॉर्म में, V1 V2 V3। अब अगर मैं देखूँ ना ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, मैंने ये चेक करना तीनों, तो अगर मैं इसको इससे देखूँ तो ये आता है 0, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये आई वाला 0 हो जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये आएगा -1/2√2/√3। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, √6 भी आप लिख सकते हैं। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी और फिर फार्मूले का प्लस आएगा, डॉट प्रोडक्ट में प्लस आता है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1/√2/√3। ठीक है, तो ये जब ऐड होंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैसे ही जो है। ठीक है, मतलब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट जिस तरह वेक्टर्स का लेते हैं तो ये 0 आ गया। इसका मतलब है ये दोनों तो ऑर्थोगोनल हैं। इसको इसके साथ भी जब हम लेंगे तो ये भी 0 ही आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। मतलब कि ये तीनों के तीनों आपके पास ऑर्थोगोनल हैं। अब चेक करना है कि ये ऑर्थो नॉर्मल भी हैं या नहीं। ऑर्थो नॉर्मल के लिए हमें इन तीनों की मैग्नीट्यूड निकालनी है, इसकी और इसकी। अगर तो आंसर 1 आ गया तो ऑर्थो नॉर्मल में होंगे। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ये आएगा 1/3। इसका जब स्केयर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, √² के। ठीक है, 1/3 और ये भी 1/3, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √3/3, ये आ जाएगा 1। ठीक है,
सिमिलरली अगर इसका निकालेंगे तो ये इसका निकाल लेते हैं, ये आपके पास आएगा 2 प्लस 2, इसका जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 4/6 प्लस 1/√6 1/6 प्लस 1/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/6, तो ये भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने इन तीनों का इनर प्रोडक्ट निकाली, बेसिकली इनर प्रोडक्ट निकाला है ना, इसका इससे इसका इसका तीनों का जब हम निकालेंगे तो वो ज़ीरो ही आ रहा होगा, हमेशा आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब मैंने तीनों की मैग्नीट्यूड देखी, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 आई, इसकी भी मैंने देखी 1 आएगी, इसकी भी 1 आई है, इसकी मैंने निकाली है वो ये निकाली है ये। ठीक है, 4/6 1/6 1/6, तो ये आपके पास हो जाएगा 6/6 कैंसिल आउट 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्थो नॉर्मल हैं। तो ये हमने देखा द रोज ऑफ पी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट भी हैं। ठीक है, थस पी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये इसका मतलब ये है कि ये ऑर्थोगोनल है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखनी है और ख़ुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो है वो क्लियरिटी आती जाए। ठीक है, अच्छा जी, जो आपकी आउटलाइन के पार्ट्स हैं वो मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो आपने उनको देखना है अच्छी तरह से, जो आपने इसमें से करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिएगा ज़रा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड के सो डैट वेक्टर दिस एंड दिस इन R4 में इसलिए क्योंकि R4 के हैं। ठीक है, आर ऑर्थोगोनल, अब उसने वो आपको कह दिया कि ये ऑर्थोगोनल हैं, हमने के फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि इसका और इसका जो है वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल है ना, बाय गिवन कंडीशन, इसका मतलब है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला। ये कैसे निकाला, 1 × 3 3 हो गया, 2 × के 2 के आ गया, और 7 × के 7 के हो गया, और ये 3 × -5 -15 आ गया, ये प्लस माइनस करके ये चीज़ आ गई। उसके बाद उसने इसको इक्वल टू 0 रख दिया। क्यों 0 रखा है, क्योंकि हमें पता था कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल यही होते हैं ना, जब 0 आ जाता तो यहाँ से उसने के को सेपरेट कर लिया। ठीक है, सिमिलरली वो कहता है लेट W बी द सबस्पेस ऑफ R5 स्पैन्ड बाय दिस एंड दिस, मतलब इससे जनरेट हो रही हैं। ठीक है, फाइंड बेसिस ऑफ द ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट, मतलब वो कहता है ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट W, ये ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन है इसकी, वो कहता है ऑर्थो बेसिस फाइंड करनी है हमने। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास W है ना, पहले हम लेट कर लिया ये। ठीक है, अब हमें चूँकि ऑर्थोगोनल हमने चेक करना है ना, ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट, तो पहले हम W के लिहाज से ऑर्थोगोनलिटी चेक कर रहे हैं। वो पहले हम क्या करेंगे, W जो हमने सेट किया उसको, और U का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये इनर प्रोडक्ट, सॉरी इनर प्रोडक्ट, मैं डॉट प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करता हूँ लेकिन ये बेसिकली इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, W का और U का, फिर W का और V का, ये निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बेसिकली ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट की बेसिस निकालनी है, फाइंड आप बेसिस ऑफ ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपने लेट कर लिया W, पहले W लेट करने के बाद आपने उसका इनर प्रोडक्ट निकाला इसके साथ और इसके साथ, ये आ गया। उसके बाद आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ ना, दोनों इक्वेशंस को, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ये भी 2x 4y 2x 4y, ये दोनों माइनस करने पे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, ये नीचे वाले माइनस करके ख़त्म हो जाएंगे, तो आपकी फाइनल ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। अब बेसिकली अगर मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बताया था कि इस इक्वेशन में आपके पास इक्वेशंस 2 हैं और अननोन कितने हैं, 5 हैं। अननोन कितने हैं, 5 हैं, एक x है, y है, z है, s t, 5 अननोन्स हैं। ठीक है, और मेरे पास इक्वेशंस 2 हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वो उसने फिर ये कहा फ्री वेरिएबल्स, अब यहाँ पे आपको जो है ना फ्री वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कहता है y s t को वो बेसिकली फ्री वेरिएबल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप s और t को फ्री वेरिएबल करेंगे तो z इन टर्म ऑफ फ्री वेरिएबल आ जाएगा। फ्री वेरिएबल का मतलब है कि कोई लेट कर लें आप, फॉर एग्जांपल आप s और t को लेट कर लें कोई नए वेक्टर्स, तो यहाँ से आपके पास अब बेसिकली आपका मकसद ये है कि आपने इन दोनों का जो है ना वो एक सोल्यूशन निकालना है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में से उसने पहले सेट किए हैं। ठीक है, वो कहता है अगर आप y की वैल्यू -1 सेट कर लें, ठीक है, s की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 कर लें, तो आपके पास देखें ज़रा x की वैल्यू निकालने क्या आता है। y की वैल्यू आपने यहाँ पे -1 करनी है, s भी 0 कर देना है, t भी 0 कर देना है,
एस और टी दोनों ज़ीरो कर दिए, तो यहाँ से जी क्या आ जाएगा आपके पास, जी एस भी ज़ीरो, टी भी ज़ीरो, तो जी आपके पास क्या बन जाएगा जी, जी भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इधर से आप एस और टी को ज़ीरो ज़ीरो करते हैं तो जी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, मतलब एस भी ज़ीरो, टी भी ज़ीरो, जी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। इस इधर से आप देखें एस टी जी ज़ीरो हो गए। अब आपने देखना ऐसा है कि x प्लस 2y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसने बेसिकली y की वैल्यू जो है उसने लेट कर ली थी -1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, -1 की थी तो उधर जाकर +2 हो जाएगी। ठीक है, उसने ये बेसिकली रैंडम वैल्यूज़ पुट की हैं। आप कोई और वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन निकालना ऐसे है कि अगर आप ये वाली वैल्यूज़ पुट करें इधर और इधर तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। ये आपने इस तरह के सॉल्यूशंस निकालने और ये इनफाइनाइट में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखें जिसमें ये दोनों सॉल्व हो रही हों। ठीक है, तो वो आपके पास इनफाइनाइट में नहीं है, उसमें से उसने कुछ वैल्यूज़ ये सिलेक्ट कर दी हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसने तीन निकाले हैं डिफरेंट, W1 W2 और W3, और उसका उसने एक सेट बना दिया। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से फाइंड कर लेने हैं। ये आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ बेसिस आ जाएगा W2 की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ये इनके आपने सॉल्यूशंस निकाल के बेसिकली आप इसको और इसको बेसिकली यहाँ पे आप इन टर्म ऑफ कोई नए वेरिएबल लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नए वेरिएबल की जगह उसने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके ही सॉल्यूशन निकाल ली है। ठीक है, तो ये तीन उसने डिफरेंट तरीके से निकाले हैं। दूसरी दफ़ा में उसने देखें y0 कर दिया, s1 कर दिया, t0 कर दिया। तीसरे वाले में उसने y और s0 कर दिया, t1 कर दिया। तो ये इस तरह डिफरेंट रोटेशंस के साथ डिफरेंट आंसर्स आएंगे। ठीक है, सिमिलरली आपने जो है ये वाली एग्जांपल आप लोग खुद से करेंगे 7.13, ये आपको बुक दी हुई है। ठीक है, तो ये आज हम बुक से ही थोड़ा सा देख रहे हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर 4, शो डैट एस इज़ ऑर्थोगोनल एंड अब बेसिस फॉर R4, मतलब कि ये ऑर्थोगोनल भी हैं, ये हमने चेक करने हैं कि 1 2 3 4 ये एस ये जो हैं शो डैट एस, ठीक है ना, ये एस के मेंबर्स हैं। एस हमारे पास जो है ना सेट है जिसके अंदर ये 4 वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, वो कहता है कि चेक करो कि ये ऑर्थोगोनल हैं, और फिर वो कहता है इसकी बेसिस फाइंड करो। फिर वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्बिट्रेरी वेक्टर v इन R4 रिलेटिव टू द बेसिस। ये वाला पार्ट रहने दें आप। ठीक है, बी पार्ट आपके पार्ट का नहीं है, ए पार्ट आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसका सारा सोल्यूशन भी उसने किया हुआ, ये आप खुद से देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट जी, तो ये देखिएगा जी, वो कहता है फाइंड द फोरियर कोएफिशिएंट ऑफ द सॉरी ये है कंसीडर द सबस्पेस ऑफ R4 स्पैन्ड बाय वेक्टर्स दिस। वो कहता है कि R4 के जो है ना वो इससे स्पैन्ड हो रही हैं, आपके पास सबस्पेस दी हुई है। कंसीडर द सबस्पेस ऑफ R4 स्पैन्ड बाय द वेक्टर, इन वेक्टर से स्पैन्ड हो रही हैं। ठीक है, वो कहता है फाइंड ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ दिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो हमने पता है कि ऑर्थोगोनल बेसिस किस तरह निकलती हैं, बाय यूजिंग ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ठीक है, तो ये उसने देखें वो ग्राम स्मिथ प्रोसेस लगाया हुआ है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई थी पीछे वाली एग्जांपल्स में तो वो यहाँ से ये देखें सॉल्व हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसने बेसिकली सारे वेक्टर्स पहले निकाले होंगे, फिर उसको जो है ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए नॉर्मलाइज़ कर दिया, तो ये नॉर्मलाइज़ किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइज़ करना बड़ा आसान है। ये आपके पास जो वैक्टर्स आते हैं इनको इनकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं ये। ठीक है, ये सबकी मैग्नीट्यूड निकाली हुई है उसने ये, और यहाँ पे डिवीजन की हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखनी है, आपके पास बुक अवेलेबल है। ये चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं, इसका पेज नंबर 261 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने अच्छा ये एक पॉलिनोमियल पे भी उसने अप्लाई किया हुआ है, ये भी आप लाजमी करेंगे 7.22। ठीक है, ये आपका होम टास्क है, इसके ऊपर भी आपने देख के अप्लाई करना है पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, वेक्टर्स आपके पॉलिनोमियल फॉर्म में हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सिमिलरली ये आपको एक और एग्जांपल उसने, ये सोल्ड डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि हम पीछे कर चुके हैं। वो कहता है फाइंड अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P हुज फर्स्ट रो इज़ दिस। उसको सिर्फ उसने एक फर्स्ट रो उसने मैट्रिक्स की दी हुई है 1/3 2/3 2/3, ये उसने दी हुई है। अब ये तीन एंट्रीज ये तीन निकालनी है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। आप पहले लेट कर लेंगे कि फाइंड अ नॉन जीरो वेक्टर दिस विच इज़ ऑर्थोगोनल टू U1, मतलब आपने चूँकि आपको पता है कि ऑर्थोगोनल
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर रोज जो होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं आपस में, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल होती है ना, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो उनकी रोज होती हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होती हैं, ठीक है। तो हम यही करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं, पहले मैं आपको बताने लगा, हमने लेट कर लिया एक R2 जो है ना, ये वाला फॉर एग्जांपल ये वाले जो हैं इसको मैंने लेट कर लिया कि ये एक्स वाई जी। अब चूंकि मुझे पता है कि ये और ये दोनों ऑर्थोनॉर्मल होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, इनर प्रोडक्ट सॉरी, इसका और इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं अब U1 का और W का और इनर प्रोडक्ट निकाला और उसको इक्वल टू जीरो रख दिया, क्योंकि मुझे पता था ना कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर तो इसी तरह ही होगा कि इसका और जो इसकी एक सेकंड रो जो हमने निकालनी है, ये वाली रो की भी बात हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों का मुझे पता है कि डॉट इनर प्रोडक्ट बेसिकली ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों का इनर प्रोडक्ट निकाला, वो ये चीज़ आ गई, ठीक है। इधर से हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके 3 उधर जाके ख़त्म हो गया, तो ये इक्वेशन ये बन गई। अब इसके भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रैंडम वैल्यूज़ पुट करके इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सोल्यूशन निकालने के लिए उसने ये किया कि x को 0 किया, y को 1 कर दो, z को -1 कर दो, तो ये एक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। एक और सोल्यूशन निकालने के लिए x को 0 कर दो, y को -1 कर दो, z को 1 कर दो, वो भी एक सोल्यूशन निकल आएगा। तो जो मर्जी निकाल लें, आपकी मर्जी है, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन जब आपके पास कम हो, वेरिएबल ज़्यादा हों, तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आ रहे हैं यहाँ पे, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इसको नॉर्मलाइज कर दें। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या किया जी, इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। इसकी मैग्नीट्यूड आएगी √2, उससे ये देखें जी डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपके पास आ गया U2 वेक्टर, मतलब कि ये वेक्टर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो ये वाला वेक्टर होगा, वो क्या होगा, वो इसके भी ऑर्थोगोनल होगा और इसके भी ऑर्थोगोनल होगा। उस पर 2 कंडीशनें होंगी ना, क्योंकि तीनों को आपस में ऑर्थोगोनल होना चाहिए। मतलब अब जो मैं लिखूंगा उसको इसके भी ऑर्थोगोनल होना चाहिए और उसको इसके भी ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो यही वो कहता है, नेक्स्ट वी फाइंड अ वेक्टर वी, उसको भी उसने एक्स वाई जी का ही नाम दे दिया, लेकिन अब उस पर कंडीशन ये है दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू बोथ U1 एंड U2। मतलब कि जो ये मैंने निकाल लिया इसके भी और जो प्रीवियस गिवन दिया हुआ था उसके भी, दोनों के ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो दोनों के ऑर्थोगोनल का मतलब है कि U1 और W3, मतलब मैं क्या करूँगा, पहले इसका और फिर ये जो मैंने लेट किया इसका, इनका इनर प्रोडक्ट निकाला, उसको 0 रखा, ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, अगेन स्टूडेंट मैंने जो निकाला था ये, ठीक है, इसका ये देखें ये, और आपने जो है जो ये है इसका और इसका इनर प्रोडक्ट दोबारा निकाला U2 और V, वो भी इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बेसिकली इक्वल टू 0 करके यहाँ से मेरे पास जो है ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब 2 इक्वेशंस हैं, अननोन्स 3 है। वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब इन दोनों में से पहले मैं एक को लेट कर लेता हूँ t की जगह उसने t भी नहीं किया, उसने डायरेक्ट 1 पुट कर दिया, ठीक है। z की जगह उसने कह दिया -1 है। तो जब मैं z की जगह वैल्यू पुट करूँगा -1, तो y क्या आ जाएगा, z की वैल्यू जी हमने लेट कर ली है -1, y का आंसर आ जाएगा जी -1, ठीक है ना। ये भी उधर जाके -1 हो जाएगा, तो ये -1 ये -1 जब इधर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ये बन जाएगा -4 और ये उधर जाके +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं उसने एक वेक्टर निकाल लिया है एक, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसको जब हमने नॉर्मलाइज किया तो ये आपके पास वेक्टर आ गया ये। तो ये देखें उसने ये तीनों वेक्टर्स यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, अच्छा ये उस इम्पोर्टेंट चीज़ वो कहते हैं एम्फसाइज्ड अबव मैट्रिक्स इज़ नॉट यूनिक, हर बच्चे का अपना अपना निकलेगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये वेक्टर्स डिफरेंट ले लेता, W2 डिफरेंट ले लेता कोई बच्चा, ठीक है, मतलब इसके सॉल्यूशंस कोई और भी तो आ सकते हैं, मैंने बताया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट कोई और सॉल्यूशन लेके चलेगा तो उसका डेफिनेटली कोई और आंसर्स आएंगे और कोई और मैट्रिक्स बनेगा, तो ये यूनिक नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वो कहता है ये है डिटरमाइन वेदर और नॉट रोज ऑफ आर ऑर्थोगोनल, ये आपने चेक करना है ऑर्थोगोनल हैं या नहीं। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कॉलम आर ऑर्थोगोनल, ये आपने वेरीफाई करके सारा ये सोल्यूशन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप खुद से देखेंगे। तो स्टूडेंट चूँकि ये चीज़ें हमने पहले की हुई हैं और आसान चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह हम इनको दोबारा से भी देख लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम इनको सोल्व करके भी मैं आपको दिखा दूँगा। बेसिकली सोल्व ही हैं, ठीक है। अब ये
अच्छा जी, आ गया जी हमारा टॉपिक आ गया जी डायगोनलाइजेशन। ठीक है ना, डायगोनलाइजेशन और बेसिकली जो हमारे पास होती है ना आइगन वैल्यूज़, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट, थोड़ा सा मिलता जुलती चीज़ें हैं, तो इनको अब हम देखेंगे जी। कंप्यूटिंग आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स, इन दोनों की तो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है ना, आगे है डायगोनलाइजिंग मैट्रिसेस, हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दिस सेशन वाज गिवन एल्गोरिथम कंप्यूटिंग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर डिटरमाइन वेदर और नॉट, ये हम पहले कर चुके हैं। सच दैट, अच्छा डायगोनलाइजेशन, डायगोनल मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स पी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी है, और अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो आपके पास डायगोनलाइजेबल है। ठीक है ना, तो ये डायगोनलाइजेशन की जो है ना एल्गोरिथम है कि किस तरह से हम डायगोनलाइजेशन चेक करते हैं, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। वो कहता है फाइंड द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए, मतलब हमें पता है कि आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, फिर उसको इक्वल टू 0 करके हम क्या करते हैं, उसके आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये आपने आइगन वैल्यूज़ निकालनी आपको आती हैं, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी आपको आती है, फिर आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आइगन वेक्टर्स बनाते थे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आएगी कि आपने थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म द मैट्रिक्स एम। वो कहता है एक मैट्रिक्स बनाओ बाय सब्ट्रैक्टिंग लेमडा डाउन द डायगोनल ऑफ ए। वो कहता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे ना, उनमें से ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो माइनस करके आपने एक मैट्रिक्स बनाना है ए। ठीक है, फिर वो कहता है फाइंड अ बेसिस फॉर द सोल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। फिर वो कहता है कि इसके लिए सोल्यूशन निकालो, तो वो सोल्यूशन स्पेस आ जाएगी आपके पास, बेसिस आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी डायगोनलाइजेशन की एल्गोरिथम हम देखने लगे। ठीक है, वो कहता है द डायगोनलाइजेबल एल्गोरिथम इज अप्लाइड टू दिस, इसके ऊपर हम निकालने लगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसने किसी और तरीके से किया हुआ है, आपने स्टूडेंट इसको जो है इसकी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालनी है और उसके आपने लेमडा के सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो यहाँ पे आपने इस प्रोसेस को छोड़ देना है, आपने अपने तरीके से जो आपको बताया हुआ है वो क्या है, a माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से लेमडा की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, जो इक्वेशन आएगी उससे आपके पास लेमडा के 2 सॉल्यूशंस आएंगे, वो ये आएंगे। बस आपने ये निकालने हैं, आप इस प्रोसेस को छोड़ दें। ठीक है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इस तरीके से आप करेक्टरिस्टिक इसको सॉल्व करते हैं ना जब आपके पास, तो आपके पास एक इक्वेशन आती है, उसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के बाद आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसको मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ये और ये आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं, वही हैं जिस तरह आप पहले निकालते हैं। ठीक है, अब आगे वो आपने ये करना है, अब इस एल्गोरिथम के मुताबिक वो कहता है वी फाइंड अ आइगन वेक्टर वी ऑफ ए बिलोंगिंग टू दिस। वो कहता है इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपने ये करना है, लेमडा 1 आपने एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, लेमडा 1 आपने एक वैल्यू जो दोनों में से एक ले लिया आपने, लेमडा 1 आपने ले लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से। ठीक है, ये एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम में ये पॉइंट जो नई चीज़ है ना आइगन वैल्यूज से, वो ये है कि जब आप वेक्टर बना लेंगे तो उसमें से आपने इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से माइनस कर देना है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू को। तो जब मैं 5 माइनस करूँगा, 4 माइनस 5 करूँगा तो -1 आएगा, ये -1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब इसमें से माइनस करूँगा तो -6 आएगा, ये -6 आ गया। ठीक है, ये दोनों वैसे ही रहेंगे, 2 3 2 3 वैसे ही आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने इसका होमोजीनियस सिस्टम बना लेना। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब है वो इक्वेशंस में चला जाएगा और इक्वल टू 0 0। ठीक है, ये उसने बताया था यहाँ पे कि आप क्या करेंगे कि जी होमोजीनियस सिस्टम ये बना के उसको सॉल्व करना। तो ये हम जो मैट्रिक्स बना है इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ये 3/3 का तो एक्स वाई जी आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 0 आ जाएंगे। इसको आपने ये मैट्रिक्स बना लिया, उधर से इक्वेशंस आ गई हैं। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, 2 ही आपके पास अननोन्स हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो ये और ये सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों एक ही इक्वेशन है। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन लेके इधर ख़त्म कर दूंगा तो ये -x
-3 कॉमन लेते हैं जी, इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज़ ही रह जाएगी। सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन एक है, अननोन्स 2 हैं। आपके कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये 2 है, लेकिन ये 2 नहीं है बेटा। अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा -x + 2y = 0। तो ये और ये दोनों सेम हो गए, 3 जो था वो इधर जाके ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है एक इक्वेशन है, 2 अननोन्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब क्या करना है जी, इसका सोल्यूशन अगर हमने निकालना है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि y की वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू 1 लेट करने पे x का आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो ये उसने एक वेक्टर सेट कर लिया है अपनी मर्जी से, ठीक है। इज़ एन आइगन वेक्टर दैट स्पैन्स द आइगन स्पेस, ठीक है। ये एक आइगन वेक्टर है जो स्पैन करता है आइगन स्पेस को, फॉर लैम्डा = 5, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया, आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया। सिमिलरली वो उसने दूसरी वैल्यू के लिए निकाला जी, लैम्डा की दूसरी वैल्यू जो हमने निकाली थी वो -2 थी। सेम उसी तरह उसमें से -2 को सब्ट्रैक्ट, मतलब वो ऐड ही कर रहे थे ना, -2 है तो वो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस करके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेम मतलब आपने वो डायगोनल एलिमेंट्स में से -2 को माइनस करना है, तो वो -2 को जब माइनस करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये नई चीज़ आ जाएगी। इधर से सिस्टम बनाया, इधर से फिर वो आपने इसको सॉल्व किया, तो आपके पास जो है वो एक ही इक्वेशन आ गई। इसके ऊपर भी दोबारा उसने y की वैल्यू 3 सेट की है उसमें अपनी मर्ज़ी से, तो x का आंसर -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक और वेक्टर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका सोल्यूशन था। ये नीचे कोई और प्रॉब्लम शुरू हो गया, ठीक है। लेट P बी अ मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर आइगन वेक्टर दिस एंड दिस। चलें आगे, अब मैं चलने लगा हूँ जी डायगोनलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना, ठीक है। ये है लेट ए बी अ रियल मैट्रिक्स, लेट ए बी अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल ही आ जाए, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी। अगर हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारे पास एक मैट्रिक्स पी होगा सच डैट ये चीज़ जो है वो आपके पास डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि डायगोनलाइजेशन क्या होती है। द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P इज ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मलाइजिंग द बेसिस ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स ऑफ A इन सच अ केस वी सेड A इज ऑर्थोगोनली डायगोनल। मतलब कि वो कहता है कि अगर हम ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स से निकालेंगे तो वो, अभी हम आगे एग्जांपल में इसको चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहता है A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये आपको A मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर वो कह रहा है फाइंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P सच डैट ये चीज़ आपके पास डायगोनल हो, ठीक है। तो ये डायगोनलाइजेबल होगा हमारे पास अगर ये चीज़ डायगोनल हुआ, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P। वो कहता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P फाइंड करो सच डैट ये चीज़ डायगोनल हो। तो फिर वो हम कहेंगे कि ये P जो है वो डायगोनलाइजेबल है। तो इसको करने के लिए हमने सबसे पहले ये करना है कि जी इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ आपके पास आएंगे 6 और 1। इस प्रोसेस से नहीं निकालनी, जो आपको बताया उस तरह ही निकाल लें, ठीक है। फिर आपने सब्ट्रैक्ट करनी है डायगोनल एलिमेंट्स में से। ये देखें, इसमें से 6 माइनस किया -4, इसमें से किया तो ये -1 आएगा। ये दोनों वैसे ही आ गए, ये आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसका दोबारा हमने सिस्टम जनरेट किया, दोबारा हमारे पास एक सोल्यूशन निकला, ये चीज़ आ गई, ठीक है। सिमिलरली दूसरे आइगन वैल्यू के लिए हमने जनरेट करके सोल्व किया, इसका वेक्टर आ गया ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं 2 सोल्यूशन। अब चूँकि हमने, अब अगर हम देखेंगे ना U1 U आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब ये जो मेरे पास होंगे ना U1 और U2, जो मैंने 2 वेक्टर्स निकाले हैं, जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, ये और ये एक थ्योरम का रिजल्ट है। उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो बेसिकली 0 आएगा। ये देख लें, 1 × 2 -2, 1 × 2 2 होगा, -2 × 1 -2 2 -2 2 -2 0 हो गया। तो ये बेसिकली ऑर्थोगोनल है। वो नॉर्मलाइज करेगा नॉर्मल वेक्टर्स निकालने के लिए इसको, और इसको नॉर्मलाइज कर दिए, ये आपके पास नॉर्मल हो गया, नॉर्मलाइज कर दिया इसको। और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, मैग्नीट्यूड 3 आएगी, 5 आएगी, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो ये 5 डिवाइड कर दिया। इसकी भी इसी तरह 5 आएगी, उससे भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। फाइनली लेट P बी द मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर U एंड U2, ठीक है। हमने बताया था कि इनके कॉलम्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्थोनॉर्मल होते हैं ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल भी होते हैं, ठीक है।
तो ये हमने बेसिकली इसको कॉलम स्पेस की फॉर्म में लिख दिया, ये आ गया। एंड P इनवर्स AP जो है वो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से P इनवर्स AP ये आ जाएगा। एज सब्सट्रैक्टेड द एंट्रीज ऑफ दीज आर आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम ऑफ P, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास आएगा वो ये चीज़ आ जाएगी। जी स्टूडेंट, आपने यहाँ तक P फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ों का प्रोडक्ट निकाल के देखें। अब जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। और ये चूँकि आपके पास डायगोनल है ना, मतलब मेन डायगोनल की एलिमेंट्स के अलावा जो है वो आपके पास ज़ीरो है, तो ये डायगोनल है मेन, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डायगोनलेबल है, ठीक है। तो ये हमने इसकी एक एग्जांपल कर लिया स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसके कुछ थ्योरम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये उसने लिखी हुई है कि ये डायगोनल एंट्रीज ऑफ दीज आर आइगन वैल्यूज़। जो इसकी होती है ना, इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं वो हमेशा आपके पास क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज़ आती हैं। ये देखें 1 और 6, एक 1 थी और एक आपके पास 6 थी ना, ये दो आइगन वैल्यूज़ आपने निकाली थी 6 और 1, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसके होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे है ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन की सेम स्टेप्स में उसने किए हैं। ये वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालो, आइगन वैल्यूज़ निकालो, आइगन वैल्यूज़ को यूज़ करके ऑर्थोगोनल बेसिस निकालो, ठीक है। यहाँ तक वही है। फिर आगे वो उसको कहता है नॉर्मलाइज करो। फिर वो कहता है मैट्रिक्स P बनाओ और उसको नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर बनाओ। स्टेप 4 ये आपने खुद से देखनी है, ये सेम वही है, ठीक है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन ये आपने खुद से पढ़ना है टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड होंगी, वो भी आपने देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी फाइंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे उसने किसी और मेथड से निकाली हुई है, आपको जो तरीका बताया हुआ है आप उससे ही बेशक निकालें, ठीक है। वैसे तो ये उसने बताई हुई है कि वो किस तरह निकाली जाती है। फार्मूला अगर डायरेक्ट आपने देखना है ना तो ये है, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ठीक है। अगर मैंने ए मैट्रिक्स है इसका ट्रेस निकालना है तो वो क्या होगा 2 + 1 3, ये इसका ट्रेस है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देना तो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकल जाती है। और दूसरा तरीका जो आपको बताया उस तरह भी निकल सकती है। ये वैसे थोड़ा शॉर्टकट है, ये 2/2 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स होगा तब। तो यहाँ पे आपको ट्रेस ऑफ m चाहिए। ये m का ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट का सम ट्रेस आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू और m डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के पुट कर देना। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट की है, ये देखें इसकी वैल्यू 3 थी, ये 3 पुट कर दी यहाँ पे 3 पुट कर दिया। और उसके बाद क्या था, प्लस m का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट -18 था तो वो ऐड कर दिया। तो ये इसकी तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर ये आपके पास 3/3 का दिया होगा तो उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हर एक के लिए फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया अगर आप छोटे तरीके से करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यूज़ आ गई, आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स जिसकी हम प्रैक्टिस ऑलरेडी कर